हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप यहां पे मेरे बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 4 पार्ट ऑलरेडी 4 वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग समझे हैं कि संसाधन होते क्या हैं और प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल संसाधन क्या है, खनिज संसाधन क्या है, वन संसाधन क्या है। आज हम लोग का ये चैप्टर 1 का अंतिम यह पार्ट होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे शक्ति संसाधन क्या होते हैं। शक्ति अर्थात ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, एनर्जी पावर क्या होती है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग प्लीज़ जाकर वहाँ देखिए, तो आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है, समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट नहीं जा सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप पहला पार्ट, दूसरे पार्ट ये सबको देख लें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारा उद्देश्य है कि बच्चा इधर उधर ना जाए, बच्चा कोचिंग क्लास में पैसा ना बर्बाद करे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही विस्तार से सारे बोर्ड के एग्ज़ाम के जितने भी सिलेबस है सारे कवर करवाए जाएंगे। जितने भी बुक हैं सब बुक को नज़र रखकर यहाँ नोट्स बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद समझिए। चलिए हम लोग शक्ति संसाधन की ओर बढ़ते हैं। तो शक्ति संसाधन पहले होते क्या हैं। भारत में शक्ति विविध रूप में उपलब्ध है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, मतलब प्राचीन स्रोत। शक्ति संसाधन के प्रकार को अगर हम लोग अध्ययन करें तो इसके कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग समझते हैं। पहला है उपयोगिता के आधार पर प्रकार। उपयोगिता मतलब हम लोग उपयोग में जो लाते हैं, उपयोगिता के आधार पर 2 वर्गों में विभाजन किया गया है। शक्ति संसाधन के प्रकार का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला है प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीय है गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आते हैं, तथा गौण ऊर्जा में विद्युत जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा से ही प्राप्त किया जाता है, मतलब आप समझें, कोयला से ही तो विद्युत प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से विद्युत प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक गैस से भी होते हैं। ठीक है, स्रोत की स्थिति के आधार पर अगर हम लोग देखें तो स्रोत की स्थिति के आधार पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो स्रोत की स्थिति के आधार पर ऊर्जा को पुनः 2 वर्गों में फिर से विभाजित किया गया है। क्षयशील शक्ति संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु खनिज, इन्हें समाननीय शक्ति कहते हैं। दूसरा है अक्षयशील शक्ति संसाधन। ठीक है, हम लोग क्या देखें, पहला क्षयशील देखें, दूसरा अक्षयशील देख रहे हैं हम। इसके में क्या क्या आते हैं, तो पवन, प्रवाही, जल शक्ति, सौर शक्ति एवं समुद्री लहरें आती हैं। इन्हें सतत शक्ति भी कहते हैं, मतलब भविष्य में। सतत का हम लोग तात्पर्य समझे थे पहले वीडियो में। सतत का तात्पर्य होता है कि भविष्य के लिए आने वाले वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाए, उसे सतत कहेंगे। आगे हम लोग देखें तो आगे है संरचनात्मक गुण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इस आधार पर भी शक्ति संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। देखिए हर जगह 2 वर्ग में बांटा जा रहा है, तो याद रखिएगा, पार्ट याद रखिएगा। ठीक है, पहला
जैविक ऊर्जा स्रोत व दूसरा अजैविक। जैविक में मानव प्राणी संसाधन व अजैविक में जल शक्ति, पवन शक्ति और सौर ऊर्जा, खनिज, ये सब आ रहे हैं। पाठ याद रखिएगा, सबको दो दो भागों में बांटा जा रहा है। समय के आधार पर शक्ति संसाधन को भी दो भागों में बांटा जा रहा है। पहला पारंपरिक ऊर्जा, दूसरा गैर पारंपरिक। पारंपरिक में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक आ रहे हैं। ये सब पारंपरिक मतलब प्राचीन काल से ही ये सब चले आ रहे हैं। लेकिन नए प्रकार की अगर है तो सूर्य, पवन एवं ज्वार, परमाणु, ये सब होते हैं। अब है शक्ति ऊर्जा क्या है, उसके स्रोत की परंपरा स्रोत को हम लोग समझते हैं। चलिए आराम से हम लोग समझते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा तो घबराना नहीं है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। मैं सारा सब्जेक्ट का नोट्स आपको दे रहा हूँ, सारे चैप्टर वाइज नोट मैं आपको दे रहा हूँ डेली। बिल्कुल भी घबराइए मत, वीडियो देखिए और नोट्स को पढ़िए। आप बुक से एक बार कंफर्म होने के लिए नोट्स को मिला लीजिए, उसके बाद हमारे नोट्स को पढ़िए। हमारे नोट्स हर साल बच्चे को बहुत ज़्यादा लाभ देता है और डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ऐसा नोट्स हम बनाते हैं ताकि बच्चा को इधर उधर घबराना ना पड़े। बोर्ड एग्ज़ाम कोई बोझ नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले को हम देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के बल पे बच्चे को दबा देते हैं। एक एक घंटा, डेढ़ घंटा का वीडियो दिखाते हैं। भाई इतना ज़्यादा नहीं देखना है आपको। 20 मिनट, 25 मिनट, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो बहुत है। अगर है तो उतना क्यों घबरा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम जॉब थोड़ी ना, अभी कंपटीशन एग्ज़ाम थोड़ी ना आपको देना है। तो समझिए, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। आप यहाँ पे विस्तार से पढ़िए, धैर्य रखकर पढ़िए। सारा सब्जेक्ट आपको कवर करवाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट। चलिए ठीक है। वर्तमान औद्योगिक विकास में शक्ति के परंपरागत स्रोत की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत शामिल हैं। ठीक है। ऊर्जा के जो स्रोत है उनमें क्या क्या शामिल है, तो परंपरागत के आधार पर हम लोग देखें तो ऊर्जा के स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत शामिल है। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा की परंपरागत स्रोत क्या क्या हैं, तो आप यह नाम लिख सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब के बारे में। चलिए पहला टॉपिक है कोयला हमारा, समझते हैं। कोयला यह भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य मतलब मेन सोर्स है। मेन देश की लगभग 70% ऊर्जा की आपूर्ति कोयले से होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा। ऊर्जा का मतलब एनर्जी, जो हम लोग घर में बिजली, जो हम लोग पंखा, फैन ये सब चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, हम टीवी दिन भर देख रहे हैं, यही से आते हैं बाबू। और भी है। यह लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है तथा इसके उपयोग कच्चे माल के रूप में मुख्य रासायनिक उद्योग होता है। इस उपयोगिता के कारण यह काला हीरा कहलाता है। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कोयला मतलब काला। बाबू ये काला सिर्फ काला नहीं है, काला हीरा है। हमारे देश के लिए क्या है, एक हीरा है, ब्लैक डायमंड। अगर वर्गीकरण की बात करें हम लोग तो सामान्यतः कोयला को भी 4 वर्गों में बांटा जाता है। 4 प्रकार के कोयला बांटे गए हैं। थोड़ा सा इसको टेबल बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर आप ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 करके ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा मुझे नोट्स बनाने समय थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए कोयला कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के। पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। ये 4 प्रकार के कोयला है। एंथ्रेसाइट्स सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। अगर आपसे पूछे जाए कि कोयला में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो क्या आप बताएंगे, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला क्या है, सबसे नंबर 1 क्वालिटी की कोयला है। ठीक है। और पीट सबसे निम्न मतलब सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट है। ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बनिक की मात्रा 80% से अधिक है। 80% से अधिक है।
बिटुमिनस कोयले का सबसे अधिक उपयोग होता है तथा लिग्नाइट कोयले में कार्बनिक मात्रा 50 से 60% पाया जाता है और पीट कोयले में कार्बनिक मात्रा 50% से भी कम है। यह लकड़ी की तरह जलता है। कौन है? पीट जो कोयला है लकड़ी की तरह जलता है। यह धुआं अधिक और ताप कम देता है। मतलब क्या है इसका, इस जो कोयला है उसका ताप कम, मतलब अंगारा। आप देखते ना होंगे जब कोयला जला हुआ रहता है तो उसका अंगारा रहता है, उसका बहुत सारा अंगारा रहता है। तो वही कह रहा है यह जो पीट कोयला है ये लकड़ी की तरह जलता है, धुआं अधिक होता है और ताप कम देता है, मतलब जल्दी समाप्त हो जाता है। भारत में कुल कोयले का उत्पादन का दो तिहाई कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से उत्पादित होती है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि भारत का 2/3 कोयला कहाँ से होता है उत्पादन? झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये सब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जिला का नाम याद रखिएगा, सॉरी राज्य का नाम। विवरण की अगर बात की जाए तो भारत में कोयला का उत्पादन मुख्यतः 2 क्षेत्र में होते हैं, गोंडवाना क्षेत्र एवं टर्सरी क्षेत्र। समझते हैं इसे भी हम लोग, गोंडवाना और टर्सरी। पहले देख लेते हैं उत्पादन को। उत्पादन के आधार पर देखें तो भारत में कोयला उत्पादन राज्यों में झारखंड का प्रथम स्थान है, प्रथम। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कोयला उत्पादन की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित की जाती है, तो आप याद रखेंगे झारखंड है। ठीक है, जहाँ देश का कुल 23% कोयला उत्पादित की जाती है तथा दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ 16%, पश्चिम बंगाल 11% और आंध्र प्रदेश 7% कोयला उत्पादन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का कमेंट का जवाब देता हूँ, तो कमेंट करना ना भूलें। जैसा भी आपको पढ़ाई लग रहा हो और जो कुछ भी पढ़ना हो, अगर मानकर चलिए आपका ज्योग्राफी सेक्शन हो चुका हो, आपका पॉलिटी नहीं हुआ हो, आपका हिस्ट्री नहीं हुआ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार छोड़ दीजिएगा कि सर मेरा यह सेक्शन नहीं हो पाया है या फिर यह टॉपिक में डाउट है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, खनिज तेल का महत्व शक्ति के साधनों में बहुत अधिक है, आधुनिक सभ्यता का यह विकास है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में यह आधुनिक सभ्यता के रीढ़ है। देखिए, बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। रीढ़ का मतलब समझते हैं ना आप लोग? रीढ़ बिना कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हमारा आधुनिक काल में हमारा अस्तित्व है, हमारा अर्थव्यवस्था है, हम लोग जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह क्या है? खनिज तेल का बहुत बड़ा उत्पादन है। अगर नहीं होता तो क्या मुमकिन था? नहीं था। तेल का पहला कुआं 1933 ईस्वी में नहरटिया क्षेत्र में खोदा गया था, जिसकी गहराई 10,000 फीट है। मतलब 10,000 फीट अंदर इसका क्या है? गहराई है। यहाँ से तेल निकाली जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में खनिज तेल का एकमात्र उत्पादन राज्य असम था। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तेल खनिज का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य, नाम दे दे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कुछ भी, तो आप याद रखिएगा असम था। ठीक है, गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। विवरण की बात कर जाए तो भारत में खनिज तेल के 3 क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र एवं मुंबई हाई। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को समझेंगे। यह भारत का सबसे पुराना एवं सबसे मुख्य क्षेत्र है। यह असम तथा मेघालय राज्य में 1300 किलोमीटर लंबी पेटी तक फैला हुआ है। इतना दूर तक फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी, हम बताए थे ना आपको पिछले वीडियो में कि उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी सब क्या होते हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ पहला वीडियो देख लीजिए, समझ में आएगा। उसके बाद है पश्चिमी तेल क्षेत्र। यह गुजरात राज्य में स्थित है तथा
यह असम के बाद भारत का सबसे बड़ा दूसरा तेल क्षेत्र है। यहाँ 3 तेल क्षेत्र निकाले जाते हैं। ठीक है, मुंबई हाई क्षेत्र, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। मुंबई हाई तेल क्षेत्र, यह तेल क्षेत्र मुंबई समुद्र तट से 115 किलोमीटर लंबी दूरी पर अरब सागर में स्थित है। समुद्र पर सागर साम्राज्य नामक जल मंच बनाकर कई कुएं खोदे गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई हाई क्षेत्र में किस नाम से बनाकर मंच कुएं खोदे गए हैं, तो आप याद रखिएगा सागर सम्राग नामक। 1901 ईस्वी में पहला तेल शोधक केंद्र डिगबोई में स्थित की गई थी। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला तेल शोधक केंद्र कहाँ खोला गया था, तो डिगबोई में। ठीक है, कब? 1901 में। अभी देश के कुल 18 तेल शोधक केंद्र स्थापित हैं, जिसमें मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हल्दिया, पानीपत व कोची शामिल हैं। उत्पादन की अगर बात की जाए तो विश्व में तेल उत्पादन देशों में भारत का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। यह बहुत ही दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि हमारे देश में तेल जो खान है, तेल की कुएं हैं, वो बहुत ही कम, मतलब ना की मात्रा में है। दूसरे देश से हम लोग आयात करते हैं। इससे देश की आवश्यकताएं तक पूरी नहीं हो पाती। मतलब देश में अगर जो देश की जनसंख्या है, जो देश की आवश्यकता है तेल, वो अब तक भी पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए भी हमें दूसरे देशों से क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। सरकार ने खनिज तेल की खोज करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL की स्थापना की है। अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार तो होगा ही नहीं, जब अपने खुद देश में नहीं तो व्यापार क्या होगा। फिर भी देख लेते हैं। 2001 ईस्वी में देश के कुल 319 लाख टन कच्चा तेल का उत्पादन हुआ, किंतु तेल की खपत 100 टन लाख थी। स्पष्ट वास्तविकता है से कम 33% उत्पादन के कारण भारत खनिज तेल का आयात करना पड़ा। अगर प्राकृतिक गैस का हम लोग बात करें तो प्राकृतिक गैस को समझते हैं। प्राकृतिक गैस व्यापारिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर सामने आ रही है। यह पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। भारत में लगभग 2350 करोड़ टन मीटर प्राकृतिक गैस की खपत है। भारत में जो है इतनी खपत है, ठीक है, और 70,150 करोड़ घन मीटर प्राकृतिक गैस ज्ञात भंडार हैं। भारत में प्रति वर्ष 1 मिनट, थोड़ा आंकड़ा में मुझे लग रहा है कि गलती से गलती नहीं है। भारत में प्रति वर्ष 2800 करोड़ घन मीटर गैस निकाली जाती है। इसका 3/4 अधिक उत्पादन मुंबई हाई में होती है, जो कि हम लोग अभी पढ़े मुंबई हाई। भारत में प्राकृतिक गैस के परिवहन, संसाधन, प्राकृतिक और बाजार में आपूर्ति का दायित्व भारत गैस प्रतिनिधिकरण लिमिटेड गेल को दिया गया है। यह 5340 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा परिसंचालन करती है। इस कंपनी के पास 7 LPG आपूर्ति संयंत्र हैं। इसमें 2 मध्य प्रदेश एवं 2 गुजरात, 1 असम, 1 महाराष्ट्र और 1 उत्तर प्रदेश क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अगर विद्युत की हम लोग बात करें तो विद्युत की स्थिति थोड़ा कम है। उसके अगर तुलना में देखें तो व्यक्तिगत तथा राष्ट्र के प्रगति और संपन्नता के क्षेत्र में विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भारत में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता 1,50,000 मेगावाट है। देश में
विद्युत की प्राप्ति व्यक्ति खपत 380 किलोवाट घंटे हैं तथा चीन में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 745 किलोवाट घंटे हैं। तो देखिए जो कि बताइए, इसीलिए ना मतलब अपना देश ही ऐसा है। देखिए वहाँ अपने देश में 380 खपत है, और जो कि यह क्या है, जनसंख्या में भी बड़ा है और टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे है, फिर भी यह इतना ही खपत कर रहा है। अपना देश ही ऐसा है, कोई यहाँ पे जागरूक ही नहीं है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 12,000 किलोवाट घंटे हैं विद्युत का उत्पादन, और 3 तरीकों से किया जाता है। पहला ताप विद्युत के रूप में, दूसरा जल विद्युत के रूप में, और तीसरा नाभिकीय विद्युत के रूप में किया जाता है। ताप विद्युत को समझते हैं। पहला, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से तैयार की जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताप विद्युत किस प्रकार से तैयार की जाती है तो आप बताएंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। भारत में 315 से अधिक ताप विद्युत केंद्र हैं। असम, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख ताप विद्युत उत्पादन राज्य हैं। 2004 में ताप विद्युत का उत्पादन 745,000 मेगावाट हुआ, जो 466 बिलियन यूनिट बराबर था। ठीक है। कितना था? 467 बिलियन यूनिट बराबर था। ताप विद्युत का उत्पादन का कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा सब। आपको संस्था का नाम भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगर आगे की बात की जाए तो आगे है जल विद्युत। एक मिनट। जल विद्युत, इसकी महत्व एवं उपयोग। आधुनिक युग में जल विद्युत शक्ति का महत्व काफ़ी अधिक है अन्य साधनों की अपेक्षा। यह शक्ति का सबसे सस्ता साधन है। जल विद्युत शक्ति का भंडार अक्षय होता है, जबकि अन्य साधनों का भंडार नष्ट होता है। ठीक है। जल विद्युत का महत्व भारत में निम्नलिखित कारणों से अधिक है। इसका कारण हम लोग समझते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आप बताएंगे। देश की दक्षिण भाग में कोयले के कारण जल विद्युत का विकास नितांत आवश्यक है। उत्तर कोयले का भंडार सीमित है, जिस संरक्षण की आवश्यकता है, अतः समाप्त न होने वाला जल विद्युत का विकास महत्वपूर्ण है। यह सब कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में पेट्रोलियम का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है और यह महंगा पड़ता है। आपको पता होगा कि वर्तमान में पेट्रोल कितने महंगे हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त क्या है, उत्पादन नहीं है। ये दूसरे देशों से हम लोग, खासकर रूस, अरब कुछ देश है, वहाँ से हम लोग पेट्रोलियम क्या करते हैं, पेट्रोल का आयात निर्यात करते हैं। यहाँ जल साधन अपरिहित है, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के बाद सिंचाई तथा अन्य कामों में किया जाता है। जल विद्युत कोयला से सस्ती होती है तथा इसका संचालन भी सस्ता होता है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा अभी मांग। और अभी वर्तमान में सरकार है, उनके द्वारा जल विद्युत पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। देख रहे होंगे आप लोग, सभी जगह सोलर प्लानट लगाया जा रहा है, ये सब चीज़ और भी बहुत चीज़। जल विद्युत के उत्पादन तथा वितरण में अपेक्षाकृत कम श्रमिक की आवश्यकताएं होती है। जल विद्युत की सहायक से लघु तथा कुटीर उद्योग की स्थापना की जा सकती है तथा लोहे के विकेंद्रीकरण की जा सकती है। जिन उद्योगों में सस्ती और बिजली चाहिए उनके लिए जल विद्युत विशेष महत्वपूर्ण है। अगर कोई आप कंपनी खोल रहे हैं, कोई आप मार्केट बना रहे हैं, तो आपको वहाँ जल विद्युत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। ठीक है। भौगोलिक दशाएं से देखें तो जल विद्युत उत्पादन के लिए विशेष भौगोलिक दशाएं का होना आवश्यक है। ये नुकुल भौगोलिक दशाएं में निम्नलिखित कुछ है जो आप समझ सकते हैं। पहला है पर्याप्त वर्षा होना, जिससे नदी में सालों भर पानी हो।
अब जल से हम विद्युत बना रहे हैं, जल से बिजली बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, तो कम से कम पानी होना तो आवश्यक है ना। ऊंच नीच भूमि जिससे पानी तेजी से ऊपर से नीचे गिर सके, जैसे पहाड़ी भूमि एवं जल प्रपात। प्राकृतिक तथा बांध द्वारा बनाए गए झीले से निकालने वाले जल धाराएं का सतत प्रवाह। विद्युत की मांग की व्यापक क्षेत्र, तकनीकी एवं पूंजी, नाभिकीय विद्युत, ये सब इम्पोर्टेंट है। यह यूरेनियम, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट जैसे परमाणु खनिज से बनाया जाता है। जल विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब कैसे बनाया जाता है। तो इसके बाद भारत में थोरियम का विशाल भंडार है, लगभग 50% है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र से सकल ऊर्जा उत्पादन का क्षमता 2750 है मेगावाट प्रति वर्ष है, जो कुल विद्युत उत्पादन का 4% है। भारत सरकार ने परमाणु विद्युत गृहों की स्थापना इन स्थानों पर की है। स्थान का नाम हम लोग समझ, तारापुर, रावणभट्टा, कलपक्का, ये सब कुछ स्थान है जहाँ पे क्या किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा परमाणु विद्युत ऊर्जा के लिए क्या बनाया गया है, वहाँ पे एक खान बनाया गया है, समझते हैं हम लोग, प्लांट बनाए गए हैं। मुंबई के निकट तारापुर में भारत का पहला आणविक रिएक्टर 1995 में स्थापित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ क्या कर जाता है, विद्युत गृह मतलब वहाँ पे बिजलियों का उत्पादन किया जाता है। इसमें थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि भारत में विश्व का 50% थोरियम पाया जाता है। वह 200 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। रावत भाटा की अगर बात करें तो यह राजस्थान के कोटा नगर में चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसकी वर्तमान क्षमता 100 मेगावाट है। इसके साथ 235 मेगावाट की 2/3 निर्माण होती है। यह कनाडा के सहयोग से बना है। ठीक है, रावण भट्टा अगर पूछा जाए तो किसके सहयोग से बना है, कनाडा। कलपक्का, यह संयंत्र तमिलनाडु के कलपक्का में स्थित है। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बना है। स्वदेशी का मतलब अपने देश के द्वारा, स्वयं का देश। ठीक है, किसी दूसरे देशों का सहारा इसमें नहीं लिया गया है। यहाँ 235 मेगावाट की 2 रिएक्टर 1943 से 1983 से 1985 तक चल रही है। नरोड़ा, यह उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसमें भी 235 मेगावाट की क्षमता है। कारकारपरा, यह गुजरात के समुद्र तट पर बना हुआ है, जो कि 1992 में से विद्युत उत्पादन कर रहा है। केंगा, यह कर्नाटक के कारवार में स्थित है। वह कुंडनकुलम रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन पर तट पर बना है। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। शक्ति ऊर्जा के गैर परंपरा स्रोत, हम लोग उस समय से क्या पढ़ रहे हैं, परंपरा स्रोत पढ़ रहे हैं। अब शक्ति ऊर्जा के गैर परंपरा स्रोत को पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। परंपरा स्रोत में कोई दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग सेकंड टॉपिक गैर परंपरा को पढ़ रहे हैं, मतलब यह प्राचीन रूप से लेस नहीं है। ठीक है, यह आधुनिक रूप से लेस होगा। हाल के वर्षों में ऊर्जा की गैर परंपरा स्रोत की महत्ता बढ़ रही है। इसमें सौर, पवन, ज्वार तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा उल्लेखनीय है। ज्वारीय तथा रंग ऊर्जा, समुद्री ज्वार तथा रंग के गतिशील जल में अपार ऊर्जा रहती है। भारत के समुद्री तट क्षेत्र में इस ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं प्रबल है। ठीक है, किस ऊर्जा के, तो ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा की। राष्ट्रीय हाइड्रो पावर
कॉरपोरेशन ने कक्ष की खाड़ी 900 मेगावाट के ज्वारे विद्युत ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया है। सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो भारत एक ऊर्जा कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय देश है। ये उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय ये सब हम लोग आगे अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं फंसाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, टॉपिक से भटक जाइएगा। बस इतना याद रखिए कि जो सौर ऊर्जा है उसमें भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और उपयोगिता भी अधिक संभावना है। यह लगभग 200 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष उत्पादित करती है। थार मरुस्थल देश में सौर शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। देश में कई स्थानों पर सौर संयंत्र के स्त्रों की स्थापना की गई है तथा भारत में सबसे बड़ा सौर संयंत्र के पास माधोपुर में स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा की बात की जाए तो पवन ऊर्जा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, भारत में लगभग 23,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 90 स्थानों पर पहचान पवन ऊर्जा केंद्र के रूप में की गई है। याद रखिएगा ये सब डाटा, जिसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख मेगावाट है। ठीक है, 50,000 मेगावाट है, सॉरी। गुजरात में कक्ष स्थित लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र अपने तरह का एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। भारत में 2006 में इसकी 5,340 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता क्या किया गया था, जांचा गया था। बायोगैस की अगर हम लोग अध्ययन करें तो बायोगैस के बारे में ठीक है, चलिए बायोगैस है। वर्तमान समय में बायोगैस भी गैर परंपरा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये सब याद रखिएगा, प्रमुख स्रोत मतलब मेन सोर्स है, मेन सोर्स। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोग के लिए झाड़ झंखाड़ों, कृषि अवशिष्टों, जीव जंतु और मानव मलसूत्र के उपयोग से बायोगैस उत्पादन किया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ बायोगैस कैसे उत्पादन किया जाता है। तो झाड़ झंखाड़ों, कृषि अवशिष्ट मतलब वैसे पदार्थ जो आपके प्रयोग में नहीं है और आप उसे अब क्या कर रहे हैं, कचरा के भाव में बिक रहे हैं। जैसे कचरा का प्लास्टिक वगैरह होता है, ठीक है, जीव जंतु का मल होता है, ये सब उसमें बायोगैस का निर्माण में सहयोग करता है। जैव पदार्थों के अपघटन से गैस बनती है। इस गैस की तापीय क्षमता मिट्टी के तेल तथा कोयले एवं लकड़ी की तापीय क्षमता से अधिक होती है। याद रखिएगा। अब है भूतापीय ऊर्जा। अंतिम हमारा शक्ति संसाधन ऊर्जा में टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। इसे भी हम लोग समझते हैं। भूतापीय ऊर्जा गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म जल तथा गर्म झरनों से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण, लद्दाख की दुर्गा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तापपनी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। उसके बाद है ताता पानी में जो इस ऊर्जा का उपयोग भी होता है। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की अगर बात की जाए तो वो समझते हैं। हम लोग समझ गए कि ऊर्जा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऊर्जा के 2 पार्ट होते हैं। हम लोग इस सब कुछ समझ गए। एक पारंपरिक ऊर्जा, दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि हम लोग का फॉर्मेट डेली वीडियो में होता है कि हर प्रकार के संसाधन का प्रयोग करने के बाद उसकी क्षमता देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसे अपने राज्य में, अपने देश में किस प्रकार से बचा सकते हैं अपने लिए और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो आज हम लोग वो फिर से देखेंगे संरक्षण। भारत में ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में बनाया गया। यह मार्च 2002 में प्रभावित हुआ। ठीक है, 2001 में यह कानून बना, लेकिन यह प्रभावित रूप से कार्य कब करने लगा,
तो 2002 में यह लागू किया गया। ठीक है, इस ऊर्जा के कुशल उपयोग तथा इसके संरक्षण के उपाय सुझाव दिए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर की आवश्यकताएं हैं। चलिए हम लोग एक एक बिंदु को समझते हैं। पहला है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अधिक से अधिक और निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन का तात्पर्य है जो जिस पे सब लोग जा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो परिवहन चलाए जा रहे हैं उस पे तो सब लोग जा सकते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, उस पेट्रोलियम, कोयले, ये सब चीज़ की खपत कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर निजी वाहन के उपयोग होगा तो उस पर सिर्फ एक ही स्वयं हम ही जा पाएंगे। स्वयं आपका अगर कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, तो आप ही उसको यूज कर पाइएगा या फिर आपके घर वाले लोग कर पाएंगे, मोहल्ले वाले तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला उद्देश्य यह है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होने पर बिजली के स्विच बंद कर देनी चाहिए। यह दूसरा इम्पोर्टेंट है जो कि नज़रअंदाज सभी लोग करते हैं। आवश्यकता हो ना हो स्विच टिपा हुआ है, आवश्यकता हो ना हो एसी चल रहा है, आवश्यकता हो ना हो टीवी चल रहा है, आवश्यकता हो ना हो फ्रिज चल रहा है। तो ये सब चीज़ तो बेस्ट खपत है ही। अब मान कर चलिए एक व्यक्ति चला रहा है ऐसा, तो हमारे देश में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो यूज कर रहे होंगे, तो समझिए कहाँ से बच पाएगा बिजली, कहाँ से बच पाएगा ऊर्जा संसाधन। शक्ति बचाने के लिए युक्तियों अपनानी चाहिए, मतलब युक्ति का मतलब है उपाय अपनाने चाहिए। अपने बिजली के उपकरणों को नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरा स्रोत के उपयोग पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए तथा ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए। अरब सागर, कृष्ण गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान आदि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से मिलते हैं। ऊर्जा संकट विशिष्ट संकट है। ऊर्जा संकट जो है वो बहुत ही विशिष्ट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आने वाले समय में हमारे लिए ऊर्जा नहीं होगी, हमारे पीढ़ी के लिए ऊर्जा अगर बचा कर नहीं रखेंगे तो उनको कितना दिक्कत होगा। आपने देखा कि ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, पानी, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो अगर यह नहीं बचाएंगे तो जीवन जीना आसान नहीं होगा। अतः इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताएं हैं। यह राज्य सरकार, देश की सरकार को यह सब चीज़ अपनानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही विस्तार से यह टॉपिक पढ़ाया गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको यह टॉपिक इतना विस्तार से आपको बुक में भी मिलने वाला है, और बुक तो पढ़ने में ही सर दर्द आपका करने लगेगा। तो आप बस मेरे वीडियो को देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार। मैं समझता हूँ कि थोड़ा टफ है क्योंकि ये सब आंकड़ा जो है वो थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। मैं नोट्स दे रहा हूँ, आप नोट्स टेलीग्राम ज्वाइन कर आप नोट्स निकाल लीजिए प्रिंट आउट, और आराम से पढ़ते रहिए। 1 बार 2 बार, अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, आराम से पढ़िए, आपको नोट्स मिल रहा है। तो आज के साथ, इस वीडियो के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, जो कि संसाधन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़े हैं, पूरा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल दूसरा आएंगे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो, ना अच्छा लगा हो तो भी। 5 पार्टों में मैंने भारत संसाधन को समाप्त किया है। आप लोग सारे को देख लीजिएगा। नोट्स डेली मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि चैनल पे जब भी आपका वीडियो किसी तरह का आए तो आपको पता चल जाए। और अपने दोस्तों को बताना भी ना भूलें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए समर्पित है। बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो, इंग्लिश माध्यम को हो, CBSE को हो, या फिर किसी स्टेट बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सबको सिलेबस देखने के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी है, इंग्लिश है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आराम से देखिए, समझिए। PDF आपको मैं दे रहा हूँ, नोट्स आपको निःशुल्क दे रहा हूँ, पढ़ते रहिए।
और अपने दोस्तों यारों सबको बताते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।